हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमडी सर ऑफिशियल चैनल। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही खास सेशन है, क्योंकि आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। और ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस से 2.6 का। ठीक है, और ये 2.6 का मतलब आप समझ रहे हैं, ये आपका कोई दूसरा वीडियो नहीं है, किसी और अदर चैप्टर का नहीं, बल्कि आपका वही चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें से हम लोग आज पढ़ेंगे 10th क्लास वाला। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको इस बात से अवेयर हो जाना है कि जो आज का सेशन है ना, वो 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये सेशन जो है ना, वो बोर्ड एग्जाम के बिहाफ पे है। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस मोस्टली मैंने देखा एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। आप पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 से बहुत हद तक कनेक्टेड है। उसमें एक क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो है ना ये सेशन इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं कि सेशन में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अब सॉल्व करना शुरू करते हैं बिना समय को वेस्ट किए। यहां पे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि सुयस स्कोर 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट टेस्ट। ओके, सुयस नाम का एक लड़का है, फर्स्ट टेस्ट में कुछ मार्क्स लाया है, लेकिन सेकेंड टेस्ट में ज्यादा मार्क्स लाया है। कितना? 10 मार्क्स लाया है ज्यादा। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 5 times द स्कोर्स ऑफ द सेकेंड टेस्ट। सेकेंड टेस्ट में जो मार्क्स आया ना, उसका 5 times स्कोर, 5 times अगर उसके मार्क्स को हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेम एज स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। मतलब देखो, सेंटेंस को आप एक बार में मिला करके ध्यान देना। सुयस नाम का एक लड़का है, फर्स्ट टेस्ट में कुछ मार्क्स लाया है, सेकेंड टेस्ट में 10 मार्क्स ज्यादा लाया है। उसमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि अगर 5 times द सेकेंड टेस्ट अगर इक्वल करेंगे तो वो इक्वलाइजेशन जो आता है मार्क्स का, वो फर्स्ट टेस्ट के स्क्वायर के बराबर आता है ना। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तभी समझ में आएगा अच्छे से। तो यहां पे देखिए, सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। ठीक है, लेट द मार्क्स स्कोर्ड बाय सुयस इन फर्स्ट टेस्ट बी एक्स। पहले टेस्ट में उसने एक्स मार्क्स स्कोर किया, तो सेकेंड टेस्ट में कंडीशन के हिसाब से क्या होगा? मार्क्स इन सेकेंड टेस्ट, मार्क्स इन सेकेंड टेस्ट। सेकेंड टेस्ट में क्या हो जाएगा? x + 10, क्योंकि 10 मार्क्स वो ज्यादा लाया है। ठीक है, अब कंडीशन हम बताए थे क्या? 5 times द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट इज द सेम एज स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। तो मतलब क्या निकला इसका कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन के हिसाब से ये हो जाएगा कि 5 times द मार्क्स ऑफ द सेकेंड टेस्ट, ये सेकेंड टेस्ट हो गया, और इसका फर्स्ट टेस्ट का मार्क्स जो है उसका स्क्वायर, दोनों के बराबर हो जाएगा। तो जब हम इसको अरेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 5x + 50 = x²। तो इसको आप अरेंज कीजिए। तो इसको अगर हम पूरा एक साइड उठा के ले जाए तो क्या बन जाएगा अपना? देखो, यहाँ पे 0 हो जाएगा, = x² - 5x और -50। ठीक है, इसको आपको क्या करना है? ब्रेक करना है, तो =0 ही रहेगा। फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको फैक्टराइजेशन का मेथड अच्छे से याद रखना पड़ेगा, कि जो मैंने फैक्टराइजेशन सिखाया है ना, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जिन लोगों का फैक्टराइजेशन प्रोसेस अगर अच्छे से नहीं क्लियर हुआ, तो आप फैक्टराइजेशन वाले टॉपिक में जाकर के देख सकते हैं वहां से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 50x², इनको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 10x और इधर 5x। ठीक है, तो 10 × 5 = 50। अब सेटअप लगाना आपका काम है, क्योंकि सेटअप कैसे लगेगा ना, वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x² - 10x और +5x -50। ठीक है, तो आप इसको इधर लिखो या इसको इधर लिखो, बात एक ही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको एक्सचेंज कर दे रहे हैं, तो डायरेक्ट हो जाएगा x² - 10x और +5x -50। यहाँ पे 0 छूट गया था। ठीक है, देखो दोनों चीजें सेम है ना, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, अब इसका क्या करना है? फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर निकालेंगे कैसे? पहले कॉमन लेंगे, ये कॉमन ले लिए और इधर से ये कॉमन हो गया। ठीक है, बाकी की चीजें हम लोग आगे सॉल्व करेंगे।
तो ऐसा फैक्टर वाला जरूरी नहीं है, आप मन में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 10 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये कहाँ से लिखे, ये दो चीजें ध्यान में रखना है, ठीक है। कॉमन था और बाकी के रिमेनिंग यहाँ से यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपना, इधर x माइनस 10, एक बार आप सेपरेट 0 ले सकते हो, या तो फिर आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो, लेकिन बेहतर होगा सेपरेट ले लेने में। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 और यहाँ पे x इज इक्वल टू -5। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि -5 तो मार्क्स उसका है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसने मार्क्स स्कोर किया है तो उसने नेगेटिव नहीं है, है ना। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 मार्क्स कैनॉट बी एक्सेप्टेड या नॉट एक्सेप्टेड लिख सकते हैं। तो फाइनली क्या पता चला, 10 मार्क्स स्कोर्ड इन फर्स्ट टेस्ट बाय सुयस इज 10। कितना मार्क्स उसने स्कोर किया, 10 मार्क्स स्कोर किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा लगता है जब देखने में कि 5 टाइम्स है, ये उससे ज्यादा लाया है, यहाँ पे इसको स्क्वायर करना है, चीजें आपको ये करना है। कौन सा आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, ये कि ये कंडीशन आप कैसे लाते हो। अगर ये आपका सही आ गया तो बस आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको अरेंज कीजिए, सेट लगाइए और फिर इसके बाद फैक्टर निकाल दीजिए, बहुत आसान है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 6 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ ठीक ठाक लग रहा है मुझे, ठीक है। नाम भी कसम है ना, मिस्टर कसम, नाम भी खतरनाक है। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस्टर कसम रन अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट्स। अर्थन पॉट समझ में आता है आप लोगों को? अर्थन पॉट का मतलब होता है जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना, वो। ओके, तो उसके बाद देखो, ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पोट्स ऑन डेली बेसिस। वो हर दिन कुछ नंबर ऑफ पोट्स बनाता है, कुछ बर्तन वो डेली बनाता है। सर्टेन नंबर है, नंबर पता नहीं है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पोट इज 40 रुपीज, 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पोट्स, है ना। कितना अजीब लगता है यहाँ से सुनने में। प्रोडक्शन कॉस्ट जो है क्या बोल रहा है कि डेली जितना वो पोट्स बनाता है ना, उसके 10 टाइम्स नंबर से 40 और ज्यादा उसमें ऐड करो तो उसके बराबर एक पोट का कॉस्ट होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट होता है ना, किसका, ऑफ ईच पोट। अब उसको करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। इन वन डे, हाँ एक दिन में, इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पोट्स पर डे इज 600, ठीक है, अगर उसका प्रोडक्शन कॉस्ट पर डे 600 है तो फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पोट एंड नंबर ऑफ पोट्स ही मेक्स पर डे। तो आप बताइए कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पोट, एक पोट का प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है और वो दिन भर में कितने पोट्स बनाते हैं, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। लेट्स सी सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में हम लोग पहले से उसको फिट करते हैं कि वो सर्टेन नंबर क्या है, ठीक है। तो ही मेक्स अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्स ऑन डेली बेसिस। तो लेट द नंबर ऑफ पोट्स मेड बी एक्स। एक्स नंबर, वो सर्टेन नंबर का मतलब एक्स, कुछ नंबर फिक्स नहीं है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पोट इज 40 रुपीज मोर या 40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पोट्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पोट्स क्या हो जाएगा, वो डेली जितना बना रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा मालूम है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में इक्वेशन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पोट्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोट्स नहीं मालूम था तो ये हो गया है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 टाइम्स, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पोट। ईच पोट का मतलब होता है वही 1 पोट, बी क्या हो जाएगा बताओ, अच्छे से ध्यान देना, 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पोट्स। तो टोटल नंबर ये था ना x, तो यहाँ पे 10 टाइम्स ये ऐसा हो जाएगा, ओके। और 40 रुपया ज्यादा, यहाँ पे क्या था 40 मोर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉस्ट हो गया एक पोट का, है ना। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पोट, ये इतना हो गया एक पोट का। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ही मेक्स इन 1 डे इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पोट्स पर डे इज 600। तो ये नंबर ऑफ पोस्ट हो गया
और ये कॉस्ट ऑफ वन पोर्ट हो गया। तो डेली का उसका खर्चा कितना है, 600 रुपया, है ना। तो अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, देखो अब इसका एक पोर्ट का प्राइस इतना है और इतने नंबर से, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ टोटल पोर्ट्स, है ना, टोटल पोर्ट्स क्या हो जाएगा, x और 10x प्लस 40, ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया, क्योंकि कॉस्ट ऑफ वन पोर्ट मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा हमारा, वो टोटल कितना खर्चा बताया, वो 600 एग्जैक्ट फिगर है हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x 10x प्लस 40 इक्वल टू 600, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करो तो 10x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 40x इक्वल टू 600, ठीक है। तीनों साइड 0 0 है तो एक एक हटा दो, ठीक है। 10 से डिवाइड कर दो या डिवाइड बाय 10 कर दो, तो यहाँ पे बगल में लिख सकते हो डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या अपना, x स्क्वायर प्लस 4x और इक्वल टू, आप ये इक्वल टू के बाद 60 है ना, इसको इस साइड ले आओ तो ये हो जाएगा 60 माइनस में, ठीक है, ये हो गया। अब सेम प्रोसेस, इसको क्या करना है बताइए, इसको सीधा आपको फैक्टर निकाल देना और x की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं फैक्टर कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 60x स्क्वायर, तो फैक्टर निकालिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 10 जा 60, है ना, 10 और 6 का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि 6 10 जा 60 होता है, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 10x और माइनस 6x और माइनस 60, फटाफट इसका कॉमन निकालिए। तो x प्लस 10 और माइनस 6x प्लस 10, ये दो कॉमन चीज़ें आया हमारे पास ना, ये वाला, ठीक है। तो इसको अलग करेंगे, x प्लस 10 और यहाँ पे रिमेनिंग क्या बच गया, x और माइनस 6, x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम लोग फाइनली फैक्टर निकालेंगे और क्या हो जाएगा, x प्लस 10, तो उसको सेपरेट कर देते हैं, x प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू लिखो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो एक स्टेप आगे और बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +6। तो कभी भी नंबर ऑफ पोर्ट्स जो होगा ना, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि पोर्ट्स बनाएंगे तो कोई नंबर होगा, अगर पोर्ट्स नहीं बनाएंगे तो 0 होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा यहाँ पे कि -10 इज नॉट एक्सेप्टेड, है ना। पोर्ट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, पोर्ट्स नंबर, है ना, पोर्ट्स नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore -10 is not accepted, ठीक है। 10 क्या हो जाएगा अपने पास में कि जो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स है वो कितना है, अर्थिन पोर्ट्स, है ना, 6 है। तो therefore नंबर ऑफ पोर्ट्स क्या हो जाएगा, इज 6, ठीक है। अब क्या बोल रहा है दूसरा, फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पोर्ट एंड नंबर ऑफ पोर्ट्स ही मेक्स पर डे। तो नंबर ऑफ पोर्ट्स ही मेक्स पर डे वाला तो निकल गया, लेकिन अभी क्या निकालना हम लोगों को, फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पोर्ट। तो एक पोर्ट को बनाने में कितना रुपया लगता है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पोर्ट यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये चीज आपको दिख रहा है ना, यहाँ से आपको क्लियर करना है ये वाला पार्ट, है ना, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, इसको सॉल्व करना है। कॉस्ट ऑफ वन पोर्ट क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट 10x प्लस 40, 10x प्लस 40, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो 10 इंटू 6 प्लस 40 इक्वल टू हो जाएगा अपना 60 प्लस 40, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर लेते हैं, तो फाइनली रिजल्ट में क्या आया कि देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन पोर्ट, कॉस्ट ऑफ वन पोर्ट
is 100 and number of port made daily is 6। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं। यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, तो बहुत ही आसान था। चीजें कहां से हम लोगों को समझना ज्यादा जरूरी था, चीजें आपको समझना था ये वाला पार्ट है ना। ये वाला पार्ट को आपको अगर अच्छे से क्लियर हो गया ना, तो इधर आपको सिर्फ फैक्टराइजेशन ही करना है और उसमें ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है यहाँ पर। बहुत ही आसान चीजें हैं, लेकिन ऐसा मतलब अगर कंफ्यूजन थोड़ा भी हुआ और गलत हम इक्वेशन निकाल दिए तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको सबसे पहली बात है, क्वेश्चन समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में है कि प्रतीक टेक्स 8 आवर्स टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट, है ना। अब ये इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद में एक अलग सा वर्ड यहाँ पे देख रहे हैं, अभी तक हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं देखे। डाउन स्ट्रीम का मतलब ये होता है, आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। ठीक है, डाउन स्ट्रीम मीन्स ये होता है कि सपोज करिए कि एक नदी ऐसा है, फ्लो कर रहा है ऊपर से नीचे की ओर, और कोई भी तैराक या कोई भी जहाज चलाने वाला इंसान अगर बड़ी नदी हो तो चलाता है, तो उसको पानी की सहायता से भी वो बहुत हद तक स्पीड अपना बढ़ाता है। उसकी अपनी खुद की गाड़ी की इंजन या खुद की एनर्जी, जो बॉडी की एनर्जी, उसके अकॉर्डिंग तो चलता ही है, लेकिन पानी का सपोर्ट सिस्टम भी रहता है ना, कि जिस वे में फ्लो कर रहा है वहां पे तैरना आसान होता है या फिर चलना आसान होता है। तो जो नीचे की ओर बहता है ना पानी, उसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और जब वापस हम लोग, जैसे कि हो सकता है इसी नदी से गए, वापस हमको वापस आना इधर है ना, यहाँ पे, यहाँ से शुरू किए यहाँ तक पहुंचे, फिर यहाँ से फिर हमको वापस ऊपर जाना है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, हम लोग उसको कहते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं इसको? डाउन स्ट्रीम कहते हैं। और जब हम ऐसे ऊपर जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। ठीक है, ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो अच्छा, एक बात और क्लियर कर लो कि जैसे कि अभी हम 10 किलोमीटर की स्पीड से, मेरी खुद की स्पीड है तैरने की 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, एजम्पशन कर लिए, रियलिटी में मुझे तैरना आता भी नहीं है। तो ये अगर हम नीचे की ओर जा रहे हैं तो क्या होगा कि जो करंट है यहाँ पे, पानी का जो फ्लो है, उसका एक सपोर्ट सिस्टम मुझे मिलेगा, वो एक्स स्पीड से भी पानी जा रहा होगा। तो ये जो स्पीड है ना हमारे इस 10 किलोमीटर पर आवर में ऐड हो गया। मतलब क्या हुआ, मुझे एक हेल्प मिला पानी में जल्दी जाने के लिए। लेकिन अगर कभी हमको ऐसा होगा कि हम तैर करके ऊपर आ रहे हैं, तो ये जो पानी नीचे आ रही है और हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर, तो हम इसके अगेंस्ट चल रहे हैं, मतलब करंट के अगेंस्ट चल रहे हैं। और जब हम अगेंस्ट चलते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर मेरा 10 किलोमीटर के स्पीड से कैपेसिटी है ना, तो ये अप स्ट्रीम में हम जा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये हमें रुकावट पैदा करता है। क्या करता है? रुकावट पैदा। कौन? ये जो स्ट्रीम, जो फ्लो है ना, पानी का फ्लो, वो हमें रुकावट पैदा करता है। तो इतना समझाने का मतलब ये था मेरा कि आप चीजों को अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, और ये चीज अगर आपको समझ में आया तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन की ओर हम लोग रुख करते हैं। और क्वेश्चन में क्या था वो ऑलरेडी अभी तक हम लोग देखे थोड़ा सा, फिर आगे देखते हैं क्या है। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर। पानी जब शांत होता है तो जो बोट है ना, उसका स्पीड जो है ना वो 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। तो पानी किस रफ्तार से नीचे फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड को पता करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x है मान लेते हैं क्योंकि अभी तक तो पता नहीं है। ठीक है, अब कंडीशन में क्या बोल रहा है कि जब वो प्रतीक टेक्स 8 आवर्स टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो हम मान लेते हैं कि अगर प्रतीक जब डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, ठीक है, तो उसका स्पीड क्या होगा? तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा? उसका खुद का क्या है? 12 किलोमीटर है ना। कितना है? 12 किलोमीटर। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 12 किलोमीटर प्लस x।
क्योंकि ये करंट ये भी तो सपोर्ट कर रहा है। अभी हम बताए थे डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, पानी की फ्लो सपोर्ट करता है, तो ये हो जाएगा इसका डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, उसके बाद जो है अप स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, तो क्या हो जाएगा 12 में ये कटौती करेगा, है ना, ये कटौती करेगा क्योंकि हम अभी ऊपर जा रहे हैं। अभी ऐसा ऊपर नीचे की बात क्यों किए, क्योंकि देखो यहाँ पे इसको पहले हम इसको रब करते हैं, ठीक है, ताकि आपको फिर से वापस समझ में आएगा। यहाँ पे देखो क्या बोला कि डाउन स्ट्रीम जाते हैं फिर रिटर्न होते हैं उसी स्पॉट पे, उसी जगह पे। तो रिटर्न होते हैं मतलब हम अप स्ट्रीम आते हैं उसी रास्ते से। तो एक बार तो डाउन स्ट्रीम में x प्लस हो गया और दूसरे में माइनस हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो डिस्टेंस है ना वो टोटल 36 कितना है, टोटल 36 किलोमीटर। तो डिस्टेंस इज 36 किलोमीटर, और ये हम अपने से नहीं लिख रहे, ये गिवन है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या पता करना है हम लोगों को कि स्पीड ऑफ वाटर करंट, क्या पता करना है हम लोगों को, स्पीड ऑफ वाटर करंट, वाटर करंट का स्पीड क्या है और टोटल टाइम कितना लगा है ये भी ध्यान रखो। टोटल टाइम टेकन टू फिनिश अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, है ना, 8 आवर्स लगा है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी और भी जानकारी मैं आपको दे दूं कि एक फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो हमारे पास क्या चीजें देखने को मिल रहा है कि टाइम तो अपने पास है टोटल, है ना, और फिर मेरे पास स्पीड भी है और डिस्टेंस भी है, लेकिन एग्जैक्ट स्पीड हम लोगों के पास नहीं है, एग्जैक्ट स्पीड नहीं है, इंक्लूडिंग करेंट भी है उसमें। स्पीड तो हमारा है 12 किलोमीटर पर आवर, लेकिन उसमें इंक्लूड क्या किया गया है, वाटर करंट। तो हमको एक्चुअल में निकालना है वाटर करंट की वैल्यू। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा एक चीज क्लियर कि टाइम की जो वैल्यू होगा ना यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में भी रख के चलना, क्योंकि इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको रब कर दे रहे हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा नाउ, अब देखो 8 आवर्स हमारा दोनों के लिए टाइमिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी मैंने क्या बताया कि स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 36 अपॉन 12 प्लस एक्स, और प्लस दूसरा हो जाएगा यही डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा, 12 माइनस एक्स। ये हमारा हो जाएगा डाउन स्ट्रीम के लिए। ठीक है, और दोनों में टाइम कितना लग रहा है, 8 आवर्स। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब ये हमारा इक्वेशन कहां से आया, कंडीशन है ना, इस कंडीशन के बिहाफ पे यहां से देखो ये और ये यहां तक का है ना, तो यहां पे आप चाहो तो नाव लिखने के बजाय आप यहां पे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 36 है, 36 से 8 है, इसके नीचे डिनोमिनेटर आप 1 डाल सकते हैं। तो अगर ऊपर ऊपर न्यूमेरेटर अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल कर सकते हो। तो 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36। ठीक है, इक्वेशन एज इट इज लिख सकते हैं हम लोग नीचे, 9 अपॉन 12 प्लस एक्स प्लस 9 अपॉन 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको मालूम है, एज इट इज आपको यहाँ पे फॉलो करना है, और इसको यहाँ से इधर ले जाओ, इसको यहाँ से इधर, तो सॉल्व ही करना है आपको। जैसे आप सॉल्व करो 12 माइनस एक्स प्लस 12 माइनस के जगह नहीं है प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे 9 12 प्लस एक्स इक्वल टू 2 एज इट इज रहेगा। नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं साथ में, तो मल्टीप्लाई आपको कर देना है, तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग चाहे तो थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं इसको, है ना, थोड़ा मिनिमाइज कर देंगे बाद में। अब यहाँ पे देखो 9 का अगर हम लोग टेबल लेंगे 12 टाइम्स या 12 का 9 टाइम्स से, तो क्या हो जाएगा अपना 108। तो ये हो जाएगा 108 और माइनस 9x, फिर यहाँ पे प्लस 108 और प्लस 9x,
अपॉन क्या हो जाएगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ऐसा ही रहेगा इक्वल टू 2। आप चाहो तो एक लाइन और आगे बढ़ा सकते हो, यहाँ पे देखो इसको कैंसिल करो 9x और ये 9x, तो यहाँ पे हो जाएगा 216 अपॉन 144 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। अब देखो ज़्यादा ये नहीं करेंगे हम लोग, आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 216 है ना, 216 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। तो जब यहाँ पे ऐसा कंडीशन आया कि 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इस जगह पे आप कैंसिल भी कर सकते हो, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 एंड ऐसा, ठीक है, 108 हो जाएगा। तो यहाँ क्या मालूम पड़ा कि 108 इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सबको एक सेट में लगाओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, इसको इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसको इधर ले जाओ तो 144 माइनस 108। जब इसको माइनस करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ठीक है। और जब इसको x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो रूट अंडर 36 हो जाएगा, और x का जो फाइनल वैल्यू आएगा वो 6 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो देयरफॉर क्या मालूम पड़ा कि जो स्पीड ऑफ करंट है वो कितना आया, 6 किलोमीटर पर आवर। तो देयरफॉर द स्पीड ऑफ द वाटर करंट इज 6 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये बहुत बड़ी चीज नहीं था, बट थोड़ा सा आपको पेशेंस एंड कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपने माइंड को फोकस्ड रहना पड़ेगा, इजीली चीजें अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोगों को ये चीजें आसान कैसे बनेगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। फिलहाल आज के लिए हमारा इतना काफ़ी हो गया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, और इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका सबका अपना अपना है। कैलकुलेशन जितनी अच्छी आपकी रहेगी उतना अच्छा मैथ सॉल्व होगा। कैलकुलेशन में जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम है तो अलग से जाकर के वो लोग फाउंडेशन मैथ जो हमारा है, अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर के उस सीरीज को कंप्लीटली देखें। आपको हर वो छोटी जानकारी मिलेगा कैलकुलेशन बेसिस पे, और आपको अच्छे से सॉल्व करने का एक आइडियाज मिलेगा, हाउ टू सॉल्व टेक्निकली इन इजी मेथड, है ना। टेक्निक्स लगा करके हम मैथ्स को कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो हमारे उस वीडियो में मिलेगा आपको, वहाँ पे पूरी सीरीज बनी हुई है, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो होपफुली आप अच्छे मतलब समझदार स्टूडेंट हो, चीज़ें आसानी से समझ में आ गई आपको। और रह गया बात जिन लोगों को मतलब कुछ भी समझने में दिक्कत हुआ होगा, तो आप वीडियो को रिपीट करें एक बार। देखो चीज़ें आसान नहीं होती है एक बार में समझना। फिलहाल अगर एक बार में समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ सब लोगों से कि एक ही बार में समझ में आ जाए। लेकिन अगर होती है ऊंच नीच थोड़ी बहुत, तो आप वीडियो को वापस रिटर्न वहीं पे जाकर के स्टार्ट करें जहाँ से आपको समझना थोड़ा सा टिपिकल हो रहा था, क्योंकि चीज़ें बहुत एडवांस तरीके से और एक्सेल करके बताया गया है, जिससे आपकी चीज़ें समझ में आसान होगा, है ना। तो आशा उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को बहुत सेटिस्फैक्शन मिला होगा, और अगर आपको सेटिस्फैक्शन मिला तो आप अपने ऐसे दोस्तों को भेजें जिनको भी सेटिस्फैक्शन मिल सके, चीज़ें उनको समझ में आ सके। और मिलते हैं फिर आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ में नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।